हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज विरत दुबे और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। FSSAI ने लिया बड़ा डिसीजन, पैकेज्ड फूड आइटम्स पर डिटेल इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होगी, इंक्रीज होगी हेल्थ अवेयरनेस। FTA के रिगार्डिंग इंडिया एंड यूके के बीच होगी कन्वर्सेशंस, इसी मंथ हो सकती हैं ये कन्वर्सेशंस। ट्रेड में इंक्रीज करने के लिए होता है FTA। और सुप्रीम कोर्ट ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए इशू की गाइडलाइंस, फिल्म्स एंड मीडिया में इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा बैन। ये डिस्क्रिमिनेशन हिस्टोरिकली होता आया है। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम, जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 8 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। FSSAI की 44th मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। इस ओकेजन पर इंडिविजुअल्स की हेल्थ के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। FSSAI के अकॉर्डिंग पैकेज्ड फूड आइटम्स पर सॉल्ट, शुगर एंड सैचुरेटेड फैट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन को मेंशन करना होगा। इसके लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 में अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन पैकेज्ड फूड आइटम्स पर पहले अवेलेबल नहीं थी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस यानी RDAs के तहत इन इंफॉर्मेशन को पैकेज्ड फूड आइटम्स पर मेंशन करना होता था। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग इस इंफॉर्मेशन को बोल्ड लेटर्स एंड लार्ज फॉन्ट साइट्स में मेंशन करना होगा। FSSAI के अकॉर्डिंग ये डिसीजंस इंडिविजुअल्स के बीच हेल्थ अवेयरनेस को इंक्रीज करेगा और साथ ही इंडिविजुअल्स में इंक्रीज हो रहे NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में भी डिक्लाइन आएगा। ह्यूमन बॉडी में ऑकर होने वाले डिजीजेस को NCD बोला जाता है। हालांकि ये डिजीज एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक स्प्रेड नहीं होते हैं। इन डिजीजेस को क्रोनिक डिजीज भी कहा जाता है। इन डिजीजेस का कॉज साइकोलॉजिकल, लाइफस्टाइल या फिर एनवायरमेंटल हो सकता है। हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा जैसे डिजीज को NCD की कैटेगरी में रखा गया है। मोरेओवर FSSAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत फॉर्म किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव फूड आइटम्स के लिए साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स सेट करना है। इसके फंक्शंस में ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए सेफ और न्यूट्रिशियस फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना शामिल है। यह इंश्योर करने के लिए FSSAI फूड को मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट को रेगुलेट करता है। And let us understand one more thing. According to FSSAI, फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट्स पर कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन करना नेसेसरी है। इनमें नेम ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, मार्क ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, मतलब ग्रीन कलर मार्क का यूज वेज के लिए और रेड कलर मार्क का यूज नॉन वेज के लिए होता है। फूड एडिटिव्स यानी ये सब्सटेंस टेस्ट और फूड की अपीयरेंसेस को एनहांस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, इंपोर्टेड फूड पैकेट्स पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी भी शामिल है। साथ ही इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूज की भी जानकारी देनी होती है। UPSC has also asked a question on this in the year 2016. The question was, as per the Food Safety and Standard Packaging and Labeling Regulations 2011, in respect of pre-packaged goods in India, which of the following information is mandatory for a manufacturer to display on the main label? List of ingredients, including additives, nutritional information, recommendations, if any, given by the medical professions regarding the possibilities of an allergic reaction, or vegetarian or non-vegetarian. Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 3 only 2, 3 and 4, only 1, 2 and 4 and only 1 and 4. And the correct answer is option number C, only 1, 2 and 4.
इंडिया और यूके दोनों ही कंट्रीज में जनरल इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी थर्ड इनिंग्स शुरू कर दी है। वहीं यूके में 14 ईयर के बाद लेबर पार्टी एक बार फिर से पावर में आ गई है। केयर स्टमर यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इन सब के बीच हर कोई कंसर्न था कि FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ऑनगोइंग टॉक्स अब क्या होगी, लेकिन अब क्लाउड्स ऑफ डाउट्स आर मूविंग अवे। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के तहत इशू पर इंडिया एंड यूके के सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग कर सकते हैं। इंडिया और यूके के बीच FTA को लेकर जनवरी 2022 में ही कन्वर्सेशंस स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन दोनों ही कंट्रीज में इलेक्शंस की वजह से कन्वर्सेशंस हॉल्ट पर आ गई थी। लेट अस इन्फॉर्म यू दैट इंडिया एंड यूके की बायलैटरल ट्रेड का फिगर $21.34 बिलियन तक पहुंच गया है। गुड्स एंड सर्विस सेक्टर में दोनों कंट्रीज के बीच कुछ इश्यूज पर कन्वर्सेशंस अभी भी पेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की डिमांड है कि यूके के IT एंड हेल्थ केयर सेक्टर में इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ज़्यादा एक्सेस मिलना चाहिए। सिमिलरली, इंडिया कुछ प्रोडक्ट्स के लिए यूके के मार्केट में जीरो ड्यूटी के साथ एक्सेस करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ यूके स्कॉच विस्की, चॉकलेट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे प्रोडक्ट की इंपोर्ट ड्यूटी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन चाहता है। साथ ही यूके टेलीकम्युनिकेशन, लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कुछ सर्विस के लिए इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा एक्सेस या यूं कहें कि ज़्यादा रीच चाहता है। इसके अलावा कुछ नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज भी हैं जिन्हें यूके FTA में इंक्लूड करना चाहता है, जैसे लेबर, एनवायरनमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR। लेकिन इंडिया इन इश्यूज को FTA में इंक्लूड करने को लेकर रिलक्टेंट है। इंडिया की तरफ से आर्गुमेंट सामने रखा जाता है कि इन इश्यूज को FTA में इंक्लूड करने के लिए डोमेस्टिक पॉलिसीज को भी चेंज करना होगा। एंड शुड ऑल्सो नो दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA ट्रेड प्रोटेक्शन के कॉन्ट्रेरी एक सिस्टम है। FTA में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दो कंट्रीज के बीच ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए काम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ विजुअल मीडिया एंड फिल्म्स में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को फिल्म इंडस्ट्री एंड मीडिया में स्टीरियोटाइप किए जाने पर अपना ऑब्जेक्शन जताया है। इस डिसीजन को पाथ ब्रेकिंग बताया जा रहा है। एक्चुअली एक एक्टिविस्ट हैं निपुण मल्होत्रा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। इनके अकॉर्डिंग सोनी पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म आंख मिचौली में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इनसेंसिटिव मैनर में दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हिस्टोरिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कॉमिक इंडिविजुअल्स के जैसे डिस्क्राइब करने और उनकी इमेज को निगेटिवली अफेक्ट करने वाले वर्ड्स को यूज किया जाता रहा है। कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिल्म मेकर्स को पर्सन विद डिसेबिलिटी की करेक्ट मेडिकल कंडीशन दिखानी चाहिए, उनके बारे में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी चाहिए। हिस्टोरिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी के फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से उन्हें काफ़ी हार्म हुआ है। इसके अलावा सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के चैलेंजेस को दिखाना एप्रोप्रिएट नहीं है, उनकी सक्सेस की स्टोरीज और उनके टैलेंट को हाईलाइट करना भी ज़रूरी है। एंड शुड ऑल्सो नो दैट डिसेबिलिटी को किसी एक डेफिनेशन में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी एक फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, साथ ही दूसरे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करने में भी उसे प्रॉब्लम होती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज में इंडिविजुअल का विजन, मूवमेंट, थिंकिंग पावर, मेमोरी, एबिलिटी टू लर्न, पावर टू टॉक, एबिलिटी टू लिसन, मेंटल हेल्थ एंड सोशल रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले डेवलपमेंट्स भी डिसेबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डाउन सिंड्रोम जैसे डिजीजेस के लिए क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मदर का किसी भी वायरस के साथ कांटेक्ट में आना रूबेला जैसे डिजीज की वजह बन सकता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की 2.2% पॉपुलेशन किसी न किसी तरह की फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी फेस करती है। 2011 के सेंसस तक लोगों से 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि पहले डिसेबिलिटीज का स्कोप लिमिटेड था। वेरी फ्यू टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को डिसेबल्ड का स्टेटस मिलता था। न्यू लॉ ने ज्यादा इंडिविजुअल्स को इसमें पार्टिसिपेट करने का स्कोप दिया है। नई डेफिनेशन में एसिड अटैक सफर कर रहे इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड किया गया है। रिसेंटली साउथ अफ्रीका और युगांडा में वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस डिजीज पर एक क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट हुआ। डिजीज का नाम HIV/AIDS है।
इस डिजीज के ट्रीटमेंट में ये रिजल्ट्स ब्रेक थ्रू सक्सेस के इक्विवेलेंट हैं। इस क्लिनिकल ट्रायल में क्लेम किया गया है कि नई प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग का बाईएनुअल इंजेक्शन HIV इन्फेक्शन से यंग वुमेन को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यू शुड ऑल्सो नो दैट इस क्लिनिकल ट्रायल में 5000 पार्टिसिपेंट्स ने एनरोल किया था। इन पार्टिसिपेंट्स को युगांडा की 3 प्लेसेस एंड साउथ अफ्रीका की 25 प्लेसेस से लिया गया था। इस क्लिनिकल ट्रायल में लेंकापेविर और दूसरी ड्रग्स की एफिकेसी को टेस्ट किया गया। लेंकापेविर ड्रग या तो HIV कैप्सिड को ब्रेक कर देती है या उसके साथ इंटरफेस करती है। HIV कैप्सिड एक प्रोटीन शेल है जो कि HIV के जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम नीडेड फॉर रेप्लिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसकी वजह से लेंकापेविर को फ्यूजन कैप्सिड इनहिबिटर भी कहा जाता है। लेंकापेविर इंजेक्शन को हर 6 मंथ्स में एक बार अंडर द स्किन इंजेक्ट करने के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। लेंकापाविर के अलावा ट्रुवाडा एंड डेस्कोवी को भी क्लिनिकल ट्रायल्स में टेस्ट किया गया था। यू शुड ऑल्सो नो दैट ट्रुवाडा एक डेली PrEP पिल है। इसे एक डेकेड से भी ज्यादा समय से यूज किया जाता रहा है और डेस्कोवी एक नई पिल है जिसका यूज सेम पर्पस के लिए किया जाता रहा है। इस क्लिनिकल ट्रायल में जिन 2314 वुमेन को लेंकापेविर के इंजेक्शंस दिए गए थे उनमें से किसी को भी HIV इन्फेक्शन नहीं हुआ। दिस शोज दैट एफिकेसी ऑफ द लेंकापेविर वाज 100%। वहीं दूसरी तरफ ट्रुवाडा लेने वाली 1068 वुमेन से 16 एंड डेस्कोवी लेने वाली 2136 वुमेन से 39 HIV वायरस से इन्फेक्ट पाई गईं। अभी तक हमने क्लिनिकल ट्रायल के बारे में डिस्कस किया। Now, let us understand some general information about HIV/AIDS. HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन कॉज एड्स, दैट मीन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स HIV इन्फेक्शंस होने के 2 से 3 वीक के अंदर ही फ्लू लाइक सिम्टम्स शो करने लगते हैं। सिम्टम्स कुछ दिनों तक या फिर सेवरल वीक्स तक लास्ट करते हैं। पर सिर्फ इन सिम्टम्स की वजह से HIV इन्फेक्शन की ऑकरेंस कंफर्म नहीं हो जाती, क्योंकि दूसरे डिजीज भी इसी तरह के सिम्टम्स शो कर सकते हैं। देयरफॉर टेस्ट करवाना ही HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने का एकमात्र तरीका है। ज़्यादातर इंडिविजुअल्स को नेचुरल या अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशंस, यूज्ड निडल, सिरिंज या इंजेक्शंस के थ्रू HIV इन्फेक्शन हो जाता है। वन थिंग यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि केवल कुछ ही बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो HIV को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे ब्लड, सीमेन, प्री सेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड्स एंड ब्रेस्ट मिल्क। लेकिन ये फ्लूइड्स HIV को तभी ट्रांसमिट कर सकते हैं जब इनका कांटेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन या किसी डैमेज टिश्यू के साथ हुआ हो या इन फ्लूइड्स को डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट किया जाए। एज ऑफ नाउ कहा जा सकता है कि HIV का कोई इफेक्टिव इलाज नहीं है। एक बार HIV से संक्रमित हो जाने पर लोग जीवन भर इसके विक्टिम्स हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर मेडिकल केयर से वायरस को डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। वर्तमान में HIV से सफर कर रहे लोगों को लाइफ लॉन्ग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जरूरत होती है। अगर HIV पेशेंट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेना बंद कर दें तो डोरमेंट वायरस फिर से एक्टिव होकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल इस लड़ाई में रे ऑफ होप लेकर आया है। लेट मी टेल यू दैट इस क्लिनिकल ट्रायल के अलावा भी कुछ टेक्निक्स के जरिए HIV को खत्म करने के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति को स्टेम सेल थेरेपी के यूज से कैंसर से फ्री किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम से साइंटिस्ट की एक टीम ने क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्फेक्टेड सेल्स से सक्सेसफुली HIV एलिमिनेट करने का क्लेम किया था। ये टेक्निक्स मॉलिक्यूलर लेवल पर पेयर ऑफ सीजर्स की तरह काम करती हैं, जो DNA को इतना सीवियरली कट करती हैं जिससे इन्फेक्टेड फ्रेगमेंट्स को इनएक्टिव या रिमूव किया जा सकता है। रिसर्चर्स अब बॉडी से वायरस को कंप्लीटली रिमूव करने को एम कर रहे हैं। हालांकि डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये टेक्निक्स इफेक्टिव और सेफ हैं, इसके लिए अभी और एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। Now it's time to have a look on term of the day, archive. आर्काइव उस जगह को कहा जाता है जहां डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट स्टोर की जाती हैं। प्रेजेंटली वर्ल्ड में हर कंट्री की गवर्नमेंट की अपनी आर्काइव होती है, जहां सभी ओल्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डिटेल्स को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट वैल्यूज के रिकॉर्ड का कस्टोडियन नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है।
इसे 11 मार्च 1891 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के तौर पर स्टैब्लिश किया गया था। साउथ एशिया की ये लार्जेस्ट आर्काइवल रिपोजिटरी है। Now it's time to have a look on rapid news. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से 9 जुलाई तक 22nd इंडिया रशियन एनुअल समिट के लिए रशिया गए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का रशिया विजिट ऐसे टाइम पर हो रहा है जब नाटो समिट अमेरिका में स्टार्ट हो रही है। इसी पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी की रशिया विजिट का नाटो समिट से कोई कनेक्शन नहीं है। डू यू नो दैट आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये फर्स्ट रशिया विजिट है। इससे पहले वो 2019 में रशिया गए थे। दोनों कंट्रीज के बीच इस एनुअल कॉन्फ्रेंस की बिगिनिंग ईयर 2000 से हुई। रशिया के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया जाएंगे। लास्ट 41 ईयर में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये फर्स्ट ऑस्ट्रिया विजिट होगी। WEP यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम एंड ट्रांस यूनियन सिबिल ने क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम सेहर है। ये प्रोग्राम्स इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बिजनेस स्किल्स से एम्पावर करेगा। इसके अलावा ये प्रोग्राम विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बीच फाइनेंस एंड क्रेडिट की एक्सेस एंड मैनेजमेंट को लेकर भी अवेयरनेस स्प्रेड करेगा। लेट अस नो अबाउट WEP। WEP इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म जिसे नीति आयोग ने डेवलप किया है। इसका ऑब्जेक्टिव इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम डेवलप करना है। चाइनीज आर्मी ईस्टर्न लद्दाख में एक लॉन्ग बैटल की तैयारी कर रही है। पेंगोंग लेक के अराउंड चाइना की इंक्रीजिंग मिलिट्री प्रेजेंस इसका इंडिकेशन दे रही है। नई सैटेलाइट इमेज के अकॉर्डिंग इस एरिया के अराउंड लार्ज स्केल अंडरग्राउंड बंकर्स एंड स्ट्रॉन्ग शेल्टर्स को डेवलप किया गया है। पेंगोंग लेक को पेंगोंग त्सो भी कहा जाता है। यह हिमालयाज की एक इनलैंड लेक है जो 4350 मीटर्स के अल्टीट्यूड के अराउंड सिचुएटेड है। पेंगोंग लेक वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। लेक का 1/3 पोर्शन इंडिया में है एंड 2/3 चाइना में है। ये लेक अपनी कलर चेंजिंग के लिए भी पॉपुलर है। इसका कलर अलग अलग समय पर ब्लू, ग्रीन एंड रेड हो जाता है। ये लेक इंडिया एंड चाइना के बीच डिस्प्यूटेड एरिया में लोकेटेड है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46 सेशन से पहले गवर्नमेंट ने इंडिया की कल्चरल हेरिटेज और यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए एक पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है। इस आर्ट प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट परी रखा गया है। यहां परी का फुल फॉर्म पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इनिशिएटिव है जिसे ललित कला एकेडमी एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव एक ऐसी पब्लिक आर्ट शोकेस करना है जो मॉडर्न थीम्स एंड टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करने के साथ 1000 ईयर पुरानी आर्टिस्टिक हेरिटेज से इंस्पायरेशन भी लेता हो। इस प्रोजेक्ट के तहत जिन आर्ट थीम्स को क्रिएट किया गया है उनमें वाइड रेंज ऑफ आइडियाज शामिल हैं, जैसे होमेज ऑफ नेचर, आइडियाज इंस्पायर्ड बाय नाट्यशास्त्र, महात्मा गांधी, टॉयज ऑफ इंडिया एटसेट्रा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूरल एरियाज में टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए नए नए एफर्ट्स करती रहती है। डिजिटल भारत निधि भी एक ऐसी ही एफर्ट है। ये फंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को रिप्लेस करेगा। USOF सभी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स से उनके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पर चार्ज किए गए 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी द्वारा जनरेटेड पूल ऑफ फंड्स है। यू शुड ऑल्सो नोट दैट डिजिटल भारत निधि में टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होगा। इसके बाद टाइम टू टाइम कलेक्ट हुए इस फंड को गवर्नमेंट डिजिटल भारत निधि में डिपॉजिट करेगी। इन फंड्स के थ्रू रूरल एंड अर्बन एरियाज में टेलीकॉम नेटवर्क के एक्सपेंशंस में तेजी आएगी। Let's see questions based on the bulletin. The first question is, consider the following statement regarding the Food Safety and Standards Authority of India. It is a constitutional institution. It has been formed under the Ministry of Health and Family Welfare of Government of India. Choose the correct statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Next question is, Project Pari is related to which field? Art and culture, education, development of Hindi language, health development for newborns. Now it's time to question based on previous bulletin. The first question is, Sampurnta Abhiyan has been launched by which of the following organizations? National Green Tribunal, Niti Aayog, Coal India, Reserve Bank of India.
The correct answer is option B, Niti Aayog. The next question is, India has manufactured Kalashnikov AK-203 assault rifle in partnership with which country? France, Russia, USA or Israel? The correct answer is option B, Russia. That's all for the today's bulletin. We will meet in the next session. Till then, thank you.